आज वैद्युत चालन वाले लेसन में ओम का नियम बताएंगे। इसके पहले तुम लोगों को बताया गया था वैद्युत चालन, वैद्युत धारा, धारा घनत्व बताया गया, अपवाह अनुगमन वेग बताया गया, क्रांति काल भी हम बताए थे, और प्रतिरोध, फिर विशिष्ट प्रतिरोध भी बताए थे, मात्रक बीमा सब बताया गया था। धारा घनत्व भी बताया गया था, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताया गया था। आज देखो ये ओम का नियम जो इस लेसन की इम्पोर्टेंट हेडिंग है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो देखेंगे कि ओम का नियम क्या है, इसका प्रयोग द्वारा भी सत्यापन होता है। तो प्रयोग द्वारा सत्यापन तो लैब में होगा, लेकिन यहाँ जो थ्योरी में बता रहे हैं ध्यान से देखो। ये ओम्स लॉ जो होता है, ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे उस चालक की लंबाई, उस चालक की मोटाई, उसके ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होता है वह उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्रयोग द्वारा भी सिद्ध होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें धारा का मान, परिपथ में धारा का मान बढ़ता जाता है। तो कहा जाता है कि V समानुपाती I, या V, इसको इधर लाएंगे तो V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे चालक की लंबाई, उसकी मोटाई एवं उस चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों के बीच आरोपित जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, मतलब V समानुपाती I होता है, या V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही कांस्टेंट जो होता है उसको हम R मान लेते हैं। V/I इक्वल टू ये हो जाता है R, एक तरह से वैद्युत प्रतिरोध होता है R। तो देखेंगे यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V एवं उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत होता है, या वोल्टेज V धारा I के समानुपाती होता है। ये V/I को कहा जाता है R। V/I इक्वल टू R, जो कांस्टेंट होता है R, एक तरह से वो वैद्युत प्रतिरोध होता है। इसमें देखेंगे ओमी परिपथ, ओमी सर्किट जो होता है क्या होता है, ओमी परिपथ। तो ओमी परिपथ का मतलब ध्यान देना, ओमी परिपथ, ओमी परिपथ का मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेंगे ओमी परिपथ, और अनोमी परिपथ भी होता है। अनओमी परिपथ का मतलब अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ का मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, कहलाता है अनओमी परिपथ। जैसे डायोड वाल्व होता है, तो डायोड वाल्व होता है, डायोड वाल्व का मतलब एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें वोल्टेज के बढ़ने पर धारा नहीं बढ़ती, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, या वोल्टेज घटेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। अनओमी परिपथ का मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनओमी परिपथ कहलाते हैं, जैसे डायोड वाल्व। ओमी परिपथ का मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब उसमें वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये रहा ओम का नियम। फिर बताया गया ओमी परिपथ, फिर हम बताए अनोमी परिपथ, एग्जाम्पल भी दिए। इसके बाद अब देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो कि ये विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ध्यान देना। फ्री इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का ये निरूपण करना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति है। ओम के नियम
ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ध्यान देंगे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपवाह वेग क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, ये सारी चीज हम बता चुके हैं। जैसे देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम जो होता है उसके अंदर एक अति सूक्ष्म भाग होता है जिसमें एटम का वो संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान संकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर वाली कक्षा में होते हैं जिनको आसानी से हटाया जा सकता है, उन इलेक्ट्रॉनों को ही कहा जाता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। चूंकि अपवाह वेग की बात आती है, परिभाषा हम बता चुके हैं। यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों द्वारा टर्मिनल द्वारा हम जोड़ेंगे तो चालक में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉनों को बैटरी त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाती, बल्कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ही दे पाती है। उस सूक्ष्म नियत वेग को ही कहा जाता है अपवाह वेग। इसे वीडी से दिखाया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ओम का नियम अभी हम बताया कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है बहने वाली धाराई के समानुपाती होता है। कब ये होता है? जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, चालक की लंबाई, मोटाई और उसके ताप में कोई परिवर्तन न हो। तो देखो यह बताया गया था वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। धारा आई इक्वल हम बताए थे NEAVD, जहां VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। इसमें ध्यान देना है चालक के ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर प्रति सेकंड कुछ इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और जब इलेक्ट्रॉन चालक में चलेंगे तो धातु के धन आयनों से बारंबार टकराते रहेंगे और दो उत्तरोत्तर टकरों के बीच जो समय लगेगा वो कहलाएगा क्रांति काल। और जो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी होती है वो माध्यम मुक्त पथ होता है लैम्डा। तो ध्यान देना इसमें, चूंकि इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ध्यान देंगे माना कि चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा चालक की लंबाई L है। चालक की लंबाई L है। माना कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा चालक की लंबाई L है, अतः चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अतः चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चालक में उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा, चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E होता है V/L। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र है तो ये जानते हैं कि चालक में जो वैद्युत क्षेत्र है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस पर बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आवेशित कोणों पर बल लगाता है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E होगा, या यह बराबर होगा, या ये ध्यान देना है चालक पर जो बल लग रहा है यह को द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है m इंटू यह E होगा, और यह बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल V की जगह पर तो रहेगा इतना। या त्वरण E बराबर होगा, लिखें EV/E होगा ml। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें ध्यान देंगे जो त्वरण है, इसी त्वरण से इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो ध्यान देंगे चूंकि चालक में दो क्रमागत धन आयनों, चूंकि चालक में दो क्रमागत धन आयनों
धन आयनों, चूंकि चालक में दो क्रमागत धन आयनों के बीच टक्कर में लगा समय श्रांति काल टाउ, श्रांति काल टाउ कहलाता है, चूंकि चालक में दो क्रमागत धन आयनों के बीच टक्कर में लगा समय श्रांति काल टाउ कहलाता है। अतः क्या इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेग में a इंटू टाउ की वृद्धि हो जाती है, a इंटू टाउ की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान देंगे a इंटू टाउ की वृद्धि हो जाती है, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग u1 से बढ़कर, u1 प्रारंभिक ऊष्मीय वेग है इलेक्ट्रॉन का, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग u1 से बढ़कर u1 प्लस a टाउ 1 कामा u2 प्लस a टाउ 2 कामा u3 प्लस a टाउ 3, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाती है, वेग में वृद्धि हो जाती है। अब देखेंगे कि ये पहले इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़कर हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया। इसी प्रकार चालक एकांक आयतन n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जब लेंगे तो ध्यान देंगे, अतः n इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग वृद्धि, अतः औसत ऊष्मीय वेग वृद्धि Vd इक्वल्स टू लिखेंगे, सभी वेगों को जोड़कर भाग दे देंगे। औसत ऊष्मीय वेग है u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश डैश, nवें इलेक्ट्रॉन का a टाउ un प्लस a टाउ n, और सब में भाग दे देंगे n से। अब देखो ये जो प्रारंभिक वेग है, औसत ऊष्मीय वेग देख रहे हैं, प्रारंभ में जो वेग माना गया है तो u1 वेग माने हैं, तो Vd इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अपान n, n इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, और प्लस वेग वृद्धि तो त्वरण सब में सेम है, a बाहर ले लेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ n अपान n। इसमें देखेंगे कि जब चालक के सिरों के बीच कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता है तो प्रारंभ में उनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है, लेकिन जब वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें कुछ वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होती है, तो प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग तो हम शून्य मान लेंगे, a इक्वल टू 0 प्लस a टाउ, और चूंकि ध्यान देंगे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश जो टाउ n अपान n है वह n इलेक्ट्रॉनों का औसत तो श्रांति काल है। अब इसमें तो Vd इक्वल्स टू होगा, Vd तो त्वरण a का मान तो हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 में, ev अपान m इंटू l और इंटू टाउ। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, समीकरण नंबर जो देख रहे हैं ऊपर, समीकरण नंबर ये जो लिखे हैं धारा वैद्युत धारा अनुगमन वेग, इसको 1 मानते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो ये 2 से
समीकरण ये VD का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यह मान समीकरण 1 समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं कि I = है NEA, I × VD की जगह पर मान होगा EV/ML। अब चूंकि हमें V/I देखना है, तो V/I = तो ध्यान देंगे यह V यही रहेगा, इसको हम इधर लाएंगे, I को उधर ले जाएंगे, तो V/I = होगा, इसको जब इधर लाएंगे तो यह होगा ML/NEA और इंटू टाउ, जैसा कि EV/ML इंटू ये टाउ है, तो टाउ यहाँ टाउ हो जाएगा, ध्यान देना। तो V तो अपनी जगह पर रहा, एक चीज यहाँ देखेंगे, E यहाँ है, यहाँ भी है, इसलिए E का यहाँ स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये V/I, तो चालक की लंबाई L, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A को यदि कांस्टेंट रखा जाए, क्योंकि मास तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ये मास है वो कांस्टेंट होगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत होगी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी नियत होगा। यदि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें तो इस क्रांति काल का भी मान कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यदि ताप स्थिर है, यदि चालक का ताप लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नियत रहे तब यह होगा V/I = कांस्टेंट, या यही होता है V/I = R। इसमें ध्यान देंगे, अभी हम कह रहे थे यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ध्यान दो यहाँ लंबाई है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और ये टाउ क्रांति काल है जो ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर जब स्थिर करेंगे तो क्रांति काल भी स्थिर होगा। N तो जानते हैं कांस्टेंट होगा, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में, E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है वो भी नियत ही रहता है, ये मास है वो भी कांस्टेंट होगा। तो यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होगा भी प्रवाहित धारा I का अनुपात सदैव नियत होता है, नियतांक होता है और वह R के बराबर होता है। तो इस तरह से जो बताया गया ध्यान देंगे, V/I = R। तो R को इसके बराबर हम कह सकते हैं ML/ जो N² इंटू टाउ है वो R के बराबर है, तो R के बराबर है। तो अब इसके बाद ध्यान देंगे, अभी बताया गया वैद्युत प्रतिरोध R को माना गया था कि ML/NE² इंटू टाउ। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस फार्मूले से देखेंगे, टाउ जो देख रहे हैं क्रांतिकाल है, तो हेडिंग होगी वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव बताने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। ये जानते हैं कि लंबाई तो इसमें हम नहीं लेंगे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की भी बात नहीं करेंगे, चूंकि M जो कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट है। टाउ जो देख रहे हैं ताप पर कैसे प्रभाव डालता है, टाउ जान रहे हैं कि क्रांति काल है, समय है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये टाउ है समय, मतलब क्रांति काल, टाउ बराबर दूरी को यहाँ लेमडा से दिखाएंगे और चाल होगी VRMS से हम लिख सकते हैं। जैसे
तुम लोगों को रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी बताया गया था। गैस के अणु जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन भी व्यवहार करते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, ये वर्ग माध्य मूल वेग गैस के अणुओं का बताया गया होगा रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इसमें तो ध्यान देंगे ये औसत जो वेग होता है ये हम वीडी माने हैं। तो इसमें चूंकि देख रहे हैं कि ये VRMS जो होता है वो परमताप के वर्गमूल के होता है समानुपाती, चूंकि VRMS समानुपाती होता है √T। तो ये T जो देख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर यदि हम रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्रांति काल का मान घटेगा, और श्रांति काल का मान जब घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्रांति काल का मान घटेगा, और श्रांति काल जब घटेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान देंगे टाउ रेजिस्टेंस जो है R इस समानुपाती 1 यहाँ टाउ हम लिख लें, क्योंकि ये सब कांस्टेंट ml n स्क्वायर है सब कांस्टेंट, और समानुपाती यहाँ दिखाएं तो ध्यान देना ये 1/T है। तो 1/T पर तो 1/, हो जाएगा टाउ की जगह पर हम सीधे लिख सकते हैं 1/टाउ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये √T हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा क्रांति काल घटेगा, और ये घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ताप के बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम मान लेते हैं, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R0 तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT होता। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो तो ये होगा RT इक्वल टू होगा R0 प्लस ये हो जाएगा R0 अल्फा T, जहां अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, जहां अल्फा इक्वल्स टू ये होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। अब इसमें ध्यान देना है RT इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें R0 हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस अल्फा T, जहां R0 प्रारंभ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रेजिस्टेंस है, T समय है, T देख रहा समय नहीं, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, इस सूत्र के अनुसार बढ़ेगा। RT इक्वल्स टू होता है R0 1 प्लस अल्फा T। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये रहा वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अभी इसके बाद देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध पर लंबाई का भी प्रभाव पड़ेगा, अंतरक क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ेगा, चालक की मोटाई पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं इसके बाद कि वैद्युत प्रतिरोध पर कैसे लंबाई का प्रभाव पड़ता है, अंतरक क्षेत्रफल का कैसे पड़ता है। यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध यदि तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो तार के प्रतिरोध
कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध, तार के नए प्रतिरोध पर प्रभाव, तार के नए प्रतिरोध पर प्रभाव। इसमें ध्यान दो, यदि कोई तार है, वायर है, उसकी लंबाई खींचकर यदि हम n गुनी कर दें, n का मान कुछ भी हो सकता है, कर दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा। जबकि ध्यान देंगे कंपटीशन एग्जाम में इसको अक्सर पूछा करता है, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि एक तार होगा जिसके पास प्रारंभ में कुछ लंबाई होगी और कुछ उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी होगा, लेकिन जब तार को खींचेंगे बल लगाकर तो उसकी लंबाई जो L1 प्रारंभ मानेंगे, बाद में L1 नहीं होगी तो बाद में L2 मान लेंगे और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी A2 मान लेंगे। तो ध्यान दो, इसमें मानेंगे, माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई L1 तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 तथा खींचने के बाद लंबाई L2 तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 है। तो चूंकि द्रव्यमान में तो कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान सेम है, और द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व। तो प्रारंभ में जो आयतन होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्र घनत्व तो दोनों का सेम होगा। तो चूंकि घनत्व सेम होगा, द्रव्यमान भी सेम है, तो द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व। तो प्रारंभ में आयतन क्या होगा तार का, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 का L1 में गुणा कर दें तो वो उसका आयतन होगा। तो A1 L1 इक्वल्स टू होगा A2 L2। इसमें तो ध्यान देंगे, इसमें शर्त दिया है तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए, चूंकि इसमें जो देख रहा हो n गुनी कर दी जाए, तो L2 इक्वल टू हम n L1 तो लिख ही सकते हैं। यही हेडिंग में कह रहा है कि तार की लंबाई को इतना खींचा जाए कि प्रारंभिक लंबाई की n गुनी बढ़ जाए, L2 बराबर n L1। तो इसमें ध्यान दो, A1 अपान यदि हम A2 लिखेंगे तो L2 अपान ये हो जाएगा L1, और L2 का मान तो हम जान रहे हैं, L2 का मान n L1 है, तो n L1 अपान L1 लिखेंगे, इससे कट जाएगा, बराबर हुआ n। अब देखो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध जो होगा, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर, तुम लोगों को बताए थे हम इसके पहले हम बताए थे, R1 बराबर रो इंटू L1 अपान A1 बताया गया था। और खींचने के बाद तार का प्रतिरोध क्या होगा, तार को खींचने के बाद, तो तार को खींचने के बाद प्रतिरोध R2, खींचने के बाद प्रतिरोध R2 बराबर फार्मूला है रो इंटू L2 अपान A2। अब R1 अपान R2 जब करेंगे तो R1 अपान R2 इक्वल टू रो से रो तो कट जाएगा, और ये होगा L1 अपान L2 और इंटू A2 अपान होगा A1। तो इसमें देखो A1 अपान A2 है, लेकिन यहाँ A2 अपान A1 है तो 1 अपान N लिखेंगे, R1 अपान ये हुआ R2 L1 बाई L2, L1 बाई L2 1 अपान N, और इंटू A2 अपान A1, A2 अपान A1 करेंगे तो भी 1 अपान N ही होगा। तो R1 अपान R2 इक्वल्स टू होगा 1 अपान N स्क्वायर। तो R2 इक्वल्स टू तार का जो नया प्रतिरोध होगा R2 बराबर होगा N स्क्वायर R1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगी, तो 3 गुना करेंगे तो n की जगह पर 3 सीधे लिखेंगे, 3 से 9 गुना प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लिया जाए कोई तार है, उसका प्रारंभ प्रतिरोध 10 ओम है और उसकी लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाए,
तो प्रतिरोध बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 10 में 90 ओम बढ़ जाएगा। यदि मान लो तार की लंबाई खींचकर यदि 4 गुनी कर दिया जाए तो 4 चौके 16 10 प्रारंभ प्रतिरोध था 160 ओम हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे तार को खींचेंगे लंबाई बढ़ेगी और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटेगा। पतले तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा, लंबाई जब ज्यादा रहेगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम दिखा रहे थे कि तार को जितना ही खींचेंगे पतला होता जाएगा तार और उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद कितना हो गया था, बंद कर दो।